शिक्षक की जिम्मेदारी। जिला शिक्षा अधिकारी बनने के बाद जब ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि ये जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा आप ग्रामीण इलाकों पर विशेष ध्यान दें। बस तय कर लिया, महीने में 8-10 दिन जरूर ग्रामीण स्कूलों को दूंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों में दौरों का सिलसिला चल निकला। पहाड़ी व जंगली इलाका भी था कुछ। एक दिन मातहत कर्मचारियों से मालूम हुआ बरेरी नामक गांव जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 2-3 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल ही जाना होता था। तय कर लिया अगले दिन वहां जाया जाए। वहां कोई मिस्टर पी के व्यास हेड मास्टर थे, जो बरसों से पता नहीं क्यों वहीं जमे हुए थे। मैंने निर्देश दिए उन्हें कोई अग्रिम सूचना न दी जाए, सरप्राइज विजिट होगी। अगले दिन हम सुबह निकले। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा 2-3 किलोमीटर। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल ही चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे सकरे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुँचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे पक्के मकान थे। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित रंगा पुता हुआ था। बस 3 कमरे और प्रशस्त बरामदा, चारों तरफ सुरम्य हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनता पूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे जो वहां नियुक्त प्यून थे। शायद उन्होंने बताया हेड मास्टर साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए थे, तभी देखा एक 40-42 वर्ष के सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लिए ऊपर चले आ रहे थे। पैजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था, ऊपर खादी का कुर्ता जैसा था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं प्रशांत व्यास यहाँ हेड मास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे जाकर कुएं से लाना होता है। हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, अब उनसे नहीं होता, इसलिए मैं ही ले आता हूँ, वर्जिश भी हो जाती है। वे मुस्कुरा कर बोले। उनका चेहरा पहचाना सा लगा और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम प्रशांत व्यास हो? इंदौर से, गुजराती कॉलेज। मैंने हेट उतार दिया था। उसने कुछ पहचानते हुए चहकते हुए कहा, आप अभिनव हैं? अभिनव श्रीवास्तव। मैंने कहा और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20-22 बरस पहले हम इंदौर में साथ ही पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद ही कभी उससे ज्यादा नंबर आए हो मेरे। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच, जिसमें हमेशा वही जीता करता था। आज वो हेड मास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने जीतने का भाव था और सच कहूँ तो खुशी थी मन में। मैंने सहज होते हुए पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई और कौन कौन है घर पर? उसने विस्तार से बताना शुरू किया। कॉम करते समय ही बाबूजी की मालवा मिल वाली नौकरी जाती रही थी। फिर उन्हें दमे की बीमारी भी तो थी। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसलिए संविदा शिक्षक की नियुक्ति मिल गई थी, जो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की न गुंजाइश थी न स्थितियाँ। इस गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया। सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो ही जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध बीमार माँ बाप को देख कोई लड़की वाले लड़की देने तैयार नहीं हुए, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती। अपनी कोई पहुंच या पकड़ भी नहीं थी कि यहाँ से ट्रांसफर करा पाते, तो बस यहीं जम गए। यहाँ आने के कुछ बरस बाद माँ बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहाँ बच्चों में, स्कूल में मन रम गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शायद इस गांव में कोई निरक्षर नहीं है। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों से खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। बच्चों को अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाए, अनुशासन सीखे, बस यही ध्येय है। मैं सीए नहीं कर सका, पर मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी में भी। मेरा यहाँ कोई ज्यादा खर्च है नहीं। मेरी ज्यादातर तनख्वाह इन बच्चों के खेल कूद और स्कूल पर खर्च हो जाती है। तुम तो जानते हो, कॉलेज के जमाने से क्रिकेट खेलने का जुनून था। वो बच्चों के साथ खेलकर पूरा हो जाता है, बड़ा सुकून मिलता है। मैंने टोकते हुए कहा, माँ बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीजें मेरे लिए नहीं बनी है, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो फैज साहेब की एक नज्म में है ना, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा।
उसकी उस बेलौस हंसी ने भीतर तक भिगो दिया था। लौटते हुए मैंने उससे कहा, प्रशांत तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफर मुख्यालय या जहां तुम चाहो करा दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यही इन लोगों के बीच खुश हूँ। कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मेरी अपनी उपलब्धियों से उपजा दर्द, उससे आगे निकल जाने का एहसास भरम चूर चूर हो गया था। वो अपनी जिंदगी की तमाम कमियों, तकलीफों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उसकी कर्तव्यनिष्ठा देखकर मैं हतप्रभ था। जिंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उसके व्यवहार में नहीं थी। सुख सुविधा, उपलब्धियों, ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना मुझे फिर पराजित कर गया था। लौटते समय उस कर्म ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना ही कह सका, तुम्हारे इस पुनीत कार्य में कभी मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना मित्र। आपका प्रशासनिक ओहदा क्या था या क्या है, यह कोई महत्व नहीं रखता, यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।